हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स की पाठ्य योजना लेसन प्लान, जो कि आपके क्लास 10th के लिए है। तो बस वीडियो अगर देख रहे हैं तो इतना रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखिएगा, और ये आप ही लोगों के फ़ायदे के लिए मैं कहता हूँ कि वीडियो पूरी देखिएगा, जिससे मैं वीडियो के माध्यम से आप तक जो भी इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहता हूँ वो आप तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और अगर वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से लाभ मिलता है, हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के लिए जो भी यहाँ पे काम कर रहा हूँ वो आप लोगों को अच्छा लग रहा है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है, या फिर इसके अलावा आप लोगों को किसी भी पाठ्य योजना की ज़रूरत है, किसी भी क्लास की, किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके बताइएगा कौन सी पाठ्य योजना चाहिए आपको। 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की पाठ्य योजना रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा दी जाएगी। सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों की वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता चलता रहे बिल्कुल फ्री में। तो अब देर नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आप सभी को पता है सबसे पहले इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखनी है। नेक्स्ट आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। उसके बाद इस तरीके से बॉक्स बनाना है आपको। बॉक्स में दिनांक लिखना है पहले सबसे, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। कक्षा 10वीं, वर्ग है अ, विषय अर्थशास्त्र का है। उप विषय यहाँ पे अगर आप जैसे आप सामाजिक विज्ञान का आप बनाते हैं तो उसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र इस तरीके से होता है, तो उप विषय का कॉलम आप खाली छोड़ दीजिएगा इसके लिए। कालांश द्वितीय है, आप जिस कालांश में जाएंगे उसको लिखिएगा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, जो भी जिस पीरियड में आप जाएंगे उसको लिखिएगा। कालांश को ही चक्र कहते हैं, दोनों चीज़ें सेम है। समय अवधि है यहाँ पे 35 मिनट की, आपको जितना समय दिया जाए क्लास लेने के लिए वो लिखिएगा। यहाँ पे एवरेज जो है वो 30 से 35-40 मिनट ऐसे ही दिया जाता है। और उसके बाद देख लीजिए हमारा आज का जो प्रकरण है वो है मांग पूर्वानुमान। ठीक है। अगर इसके अलावा आप लोगों को और भी इकोनॉमिक्स के लेसन प्लान देखने हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अपने सब्जेक्ट के अनुसार वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। अगली हेडिंग अब आती है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो विषय है, जैसे हमारा आज का विषय क्या है, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स पढ़ाने के बाद, अर्थशास्त्र पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ये विषय पढ़ाने के बाद उसके बारे में सामान्य उद्देश्य में कम से कम 3 से 4 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 मिनट लिखना होता है। तो थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है, छात्रों में तार्किक एवं मानसिक शक्तियों का विकास करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में अर्थशास्त्र के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में दैनिक जीवन संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। चौथा पॉइंट है छात्रों में अर्थशास्त्र के प्रति प्रेम जागृत करना। पांचवा पॉइंट है छात्रों में अर्थशास्त्र के सौंदर्यात्मक महत्व को विकसित करना। ठीक, आगे आता है विशिष्ट उद्देश्य। जिस प्रकार सामान्य उद्देश्य आपका विषय के अनुसार था, विषय पढ़ाने के बाद आप क्या क्या विकास करना चाहते हैं बच्चों में, उसी तरीके से विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आपका जो टॉपिक है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में होता है। तो यहाँ पे देखिए विशिष्ट उद्देश्य में भी अलग अलग हेडिंग होती है। पहला है संज्ञानात्मक उद्देश्य, इसमें पहला पॉइंट है इसमें छात्र मांग पूर्वानुमान का अर्थ बता सकेंगे। दूसरा पॉइंट छात्र मांग पूर्वानुमान की परिभाषा बता सकेंगे। अगली हेडिंग है अवबोधात्मक उद्देश्य, इसमें पहला पॉइंट है छात्र मांग पूर्वानुमान क्या है स्पष्ट कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र मांग पूर्वानुमान की विशेषताओं को बता सकेंगे। अगली हेडिंग है यहाँ पे तीसरी अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, इसमें पहला पॉइंट है छात्र मांग पूर्वानुमान के विषय में जानकारी का प्रयोग कर सकेंगे। और दूसरा पॉइंट है छात्र मांग पूर्वानुमान को उदाहरण के द्वारा बता सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आता है अगली हेडिंग शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में जिन सामग्रियों की आप सहायता लेते हैं शिक्षण कार्य करने के लिए, उनके बारे में सभी चीज़ों के बारे में यहाँ लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है मांग पूर्वानुमान को चित्र के माध्यम से दर्शाता चार्ट। अगली हेडिंग है पूर्वज्ञान। पूर्वज्ञान में देखिए लिखा गया छात्र व्यापार, व्यापारी तथा मांग के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना इसलिए इंपॉर्टेंट कहा जाता है क्योंकि इसको बनाने में कुछ बातों को ध्यान रखना होता है, और एग्जामिनर सबसे ज़्यादा प्रस्तावना प्रश्न ही पूछता है कि क्या क्या चीज़ें इसमें ध्यान रखनी होती हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोगों को, प्रस्तावना इस तरीके से लिख लीजिएगा, इसको बीचों बीच लिखिएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके 3 कॉलम बनाना है आपको, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रियाएँ या फिर छात्र क्रियाएँ, छात्राध्यापक क्रियाएँ या फिर छात्राध्यापिका क्रियाएँ। लड़के हैं तो छात्राध्यापक, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका। और तीसरा कॉलम है छात्र क्रियाएँ। इसमें बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवाना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछ सकते हैं अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। और इसमें प्रश्न जो होगा उससे जो आंसर मिलेगा उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरा प्रश्न का जो आंसर मिलेगा उससे तीसरा प्रश्न बनेगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो पहला देखिए प्रश्न पूछा गया यहाँ पे, लाभ कमाने के उद्देश्य से किए गए कार्य को क्या कहते हैं? बच्चे बोलेंगे व्यापार। अब दूसरा प्रश्न व्यापार से बनेगा, व्यापार कौन करता है? बच्चे बोलेंगे व्यापारी। तीसरा प्रश्न व्यापारी से व्यापारी लाभ कैसे कमाता है? बच्चे बोलेंगे अधिक से अधिक वस्तुओं को की मांग बढ़ाकर।
चौथा प्रश्न है, व्यापारी भविष्य में अधिक से अधिक वस्तुओं की मांग कैसे बढ़ाता है? बच्चे बोलेंगे मांग पूर्वानुमान करके, यानी पहले से वो एज्यूम कर लेता है। और पांचवा प्रश्न यहाँ पे आएगा, मांग पूर्वानुमान से आप क्या समझते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे, तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इस तरीके से समस्यात्मक लिख दीजिए। जैसे ही समस्यात्मक होगा अपना उद्देश्य कथन बोलिए। विद्यार्थियों, आज हम मांग पूर्वानुमान के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि वो किस चैप्टर को आप पढ़ाएंगे, वो क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसको पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं हेडिंग प्रस्तुतिकरण, यानी कि प्रेजेंटेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं, प्रस्तुतिकरण। इसको यहाँ पे 4 कॉलम में डिवाइड किया गया, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। अब यहाँ पे शिक्षण बिंदु पहला है मांग पूर्वानुमान का अर्थ। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, मांग पूर्वानुमान से आप क्या समझते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे, स्पष्टीकरण देंगे आप यहाँ बच्चों को। मांग पूर्वानुमान अंग्रेजी भाषा के डिमांड फॉरकास्टिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मांग पूर्वानुमान 2 शब्दों से मिलकर बना है, मांग धन पूर्वानुमान, जहाँ मांग का अर्थ प्रभावपूर्ण इच्छा से है तथा, ध्यान से सुनेंगे तो एक चीज़ यहाँ पे आपको देखने में भी आसानी होगी। अगर कुछ देखने में आपको दिक्कत हो रही तो मेरी बातों को सुनेंगे, आपको आराम से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ तक पढ़ चुका हूँ मैं। तथा पूर्वानुमान से आशय भविष्य के बारे में अनुमान लगाना है। इस प्रकार किसी निश्चित अवधि के लिए मांग का पहले से अनुमान लगाना ही मांग पूर्वानुमान कहलाता है। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अब आगे देखिए इसके बारे में बताया गया है। साधारण बोलचाल की भाषा में मांग पूर्वानुमान से आशय किसी निश्चित अवधि में वस्तु की संभावित मांग का अनुमान लगाने से है, जो मूल्य था, मात्रा था, दोनों रूपों में व्यक्त किए जा सकते हैं। एक संगठन को कई आंतरिक एवं बाहरी जोखिम का सामना करना पड़ता है, जैसे उच्च प्रतिस्पर्धा, मुद्रास्फीति, मंदी और सरकारी कानूनों में बदलाव। इसलिए किसी संगठन के अधिकांश व्यावसायिक निर्णय जोखिम और अनिश्चितता की स्थितियों के तहत किए जाते हैं। मांग पूर्वानुमान एक संगठन को विभिन्न व्यावसायिक निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। मांग पूर्वानुमान अनिश्चितता को कम करता है और संगठन को बाहरी वातावरण के साथ मुकाबला करने के योग्य बनाता है। सरल शब्दों में, कोई भी व्यावसायिक फर्म अति उत्पादन एवं अल्प उत्पादन में जीती है। जहां अति उत्पादन से तात्पर्य है अधिक उत्पादन तथा अल्प उत्पादन से तात्पर्य है कम उत्पादन। इसके द्वारा फर्म यह जानना चाहती है कि इसके द्वारा उत्पादित किए गए उत्पाद की वर्तमान में कितनी मांग है, तथा साथ ही साथ वह यह भी जानना चाहती है कि उक्त उत्पाद की मांग भविष्य में कितनी होगी। इसके साथ ही साथ वह भविष्य में अपने प्रतिस्पर्धियों पर विजय कैसे प्राप्त की जा सके, आदि बातों का अनुमान लगाने को ही मांग पूर्वानुमान कहते हैं। इस प्रकार मांग पूर्वानुमान भविष्य की मांग की भविष्यवाणी करता है। फिलिप कोटलर के अनुसार एक निश्चित अवधि के लिए मांग का अनुमान लगाने को मांग पूर्वानुमान कहते हैं। अब बहुत प्रश्न आता है, बहुत प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा गया मांग पूर्वानुमान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बच्चे बोलेंगे मांग पूर्वानुमान को अंग्रेजी में डिमांड फॉरकास्टिंग कहते हैं। अगला प्रश्न, मांग पूर्वानुमान किसे कहते हैं? बच्चे बोलेंगे एक निश्चित अवधि के लिए मांग का अनुमान लगाने को मांग पूर्वानुमान कहते हैं। दूसरा शिक्षण बिंदु है मांग पूर्वानुमान की विशेषताएं। अब यहाँ पे देखिए फिर से प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, मांग पूर्वानुमान की विशेषताएं बताइए। बच्चे नहीं बता पाएंगे, स्पष्टीकरण फिर से स्टार्ट करेंगे आप। यहाँ पे मांग पूर्वानुमान की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मितव्ययी, विश्वसनीयता, एक निश्चित समयावधि में से संबंधित, भावी मांग का अनुमान, मूल्य या मात्रा या दोनों रूपों में दर्शाना, सांख्यिकी परिस्थितियों पर यहाँ पे सांख्यिकी परिस्थितियों पर इसको दर्शाना। छात्र वाले कॉलम देखिए लिखा है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वही मांग पूर्वानुमान की विशेषताएं, यही सारी चीज़ें जो यहाँ पे आपने लिखी हैं वही यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई हैं, इसको ध्यान से लिख लीजिएगा। फिर से बहुत प्रश्न आता है, मांग पूर्वानुमान की 2 विशेषताएं बताइए। बच्चे बोलेंगे मितव्ययी और विश्वसनीयता। दूसरा प्रश्न है, मांग पूर्वानुमान मितव्ययी क्यों होनी चाहिए? तो इसका यहाँ पे आंसर देखिए बच्चे देंगे, मांग पूर्वानुमान मितव्ययी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि पूर्वानुमान लगाते समय अधिकांश राशि का व्यय हो जाता है, परंतु यह व्यय तभी मितव्ययी कहलाएंगे जब व्यय उससे होने वाले लाभ से अधिक न हो। अब तीसरा शिक्षण बिंदु है मांग पूर्वानुमान का उद्देश्य। प्रश्न है, मांग पूर्वानुमान के उद्देश्य को बताइए। बच्चे नहीं बता पाएंगे, फिर स्पष्ट कर देंगे आप। मांग पूर्वानुमान के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब यहाँ पे उसकी उद्देश्य है उत्पादन नियोजन, दूसरा है श्रम शक्ति नियोजन, तीसरा है वित्त नियोजन, चौथा है विक्रय लक्ष्य निर्धारित करना, पाँचवा है लागतों की कमी में सहायक। अब यही सारी चीज़ें यहाँ पर फिर से लिखी गई हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी आपने यहाँ पे बताया है। फिर से बहुत प्रश्न आता है, बहुत प्रश्न देखिए पूछा गया बच्चों से प्रश्न, मांग पूर्वानुमान की कोई 2 उद्देश्य बताइए। बच्चे बोलेंगे उत्पादन नियोजन, दूसरा है श्रम शक्ति नियोजन। दूसरा प्रश्न है, मांग पूर्वानुमान की उत्पादन नियोजन क्यों किया जाता है? बच्चे बोलेंगे मांग पूर्वानुमान का सबसे अधिक उद्देश्य उत्पादन के नियोजन में है।
फर्म भावी मांग के अनुरूप ही उत्पादन करने का प्रयत्न करती है ताकि उसके समक्ष अति उत्पादन या अल्प उत्पादन की समस्याएं न हों। ठीक है। अब इसके बाद देखिए आता है यहाँ पे श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में देखिए लिखा गया पहला प्रश्न, श्यामपट्ट पे प्रश्न नहीं है, नॉर्मल जो आप पढ़ाएं उसी से रिलेटेड लिखेंगे। एक निश्चित अवधि के लिए मांग का अनुमान लगाने को मांग पूर्वानुमान कहते हैं। जो इंपॉर्टेंट है आपने पढ़ा उसी को लिखिएगा श्यामपट्ट पे। दूसरा पॉइंट लिखना है, मांग पूर्वानुमान की विशेषताएं। मितव्ययी विश्वसनीयता, एक निश्चित अवधि से संबंधित भावी मांग का अनुमान, मूल्य या मात्रा या दोनों रूपों में दर्शाना, सांख्यिकी परिस्थितियों पर आधारित। मांग पूर्वानुमान के उद्देश्य भी लिख दीजिए वहाँ पे। उत्पादन नियोजन, श्रम शक्ति नियोजन, वित्त नियोजन, विक्रय लक्ष्य निर्धारित करना, लागतों की कमी में सहायक। कक्ष निरीक्षण कार्य में देखिए लिखा गया है यहाँ पे हेडिंग में, इसके अंतर्गत छात्राध्यापक कक्षा कार्य करते हुए विद्यार्थियों का निरीक्षण करेंगे तथा उनकी व्यक्तिगत व सामूहिक कठिनाइयों का निवारण करेंगे। अगली हेडिंग है मूल्यांकन प्रश्न। यहाँ पे बच्चों से प्रश्न पूछेंगे कुछ आप। मांग पूर्वानुमान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? दूसरा प्रश्न है मांग पूर्वानुमान किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न है मांग पूर्वानुमान की कोई दो विशेषताएं बताइए। चौथा प्रश्न है मांग पूर्वानुमान मितव्ययी क्यों होनी चाहिए। पांचवा प्रश्न है मांग पूर्वानुमान की कोई दो उद्देश्य बताइए। छठवां प्रश्न है मांग पूर्वानुमान में उत्पादन नियोजन क्यों किया जाता है। लास्ट हेडिंग आती है लेसन प्लान की गृह कार्य यानी कि होमवर्क। इसमें देखिए बच्चों को दो प्रश्न दिया गया घर से करके लाने के लिए। पहला प्रश्न है मांग पूर्वानुमान किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। दूसरा प्रश्न है मांग पूर्वानुमान के उद्देश्यों को संक्षिप्त में बताइए। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। अगर इस लेसन प्लान की आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी, आप लोगों को लाभ मिला इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, उसको दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियो जो भी यहाँ पे अपलोड करता हूँ उसके बारे में आपको बिल्कुल फ्री में पता चलता रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।